मसीह के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ इसहाक न्यूज़ का मैनेजिंग एडिटर और आपका एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। तो जी नाज़रीन, आज हमारे दरमियान जो शख्सियत हैं पाकिस्तान की, हमारे माशरे की, हमारी कौम की एक मानी तरीन शख्सियत हैं, और उनके अंदर खसूसियत ये है कि वो जिस काम के लिए ठान लें कि मैंने ये काम करना है, एक मुसम्मम इरादा कर लें तो वो करके रहते हैं। और बहुत सारे कुछ ऐसे काम जो कि कौम नहीं जानती कि उस काम के पीछे या उस कामयाबी के पीछे ऐसी शख्सियत का हाथ है। आज वो भी आपके सामने हम एक्सपोज करेंगे। तो हम वेलकम कहते हैं जनाब ज़ाहिर नज़ीर भट्टी साहब को। सर, आपको प्रोग्राम आमने सामने में वेलकम कहते हैं। शुक्रिया जी। अच्छा, आपके साथ आज बहुत मज़े की बातें होंगी, लेकिन सबसे पहली बात आज मैं जो आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग भी आपके फेसबुक को देखते हैं, तो मैंने कहा कि अब जब भी आपसे मुलाकात होगी तो मैं ये चीज़ लाजमी पूछूंगा कि इसका ये जो एक शख्सियत फेसबुक की पोस्ट के नीचे नज़र आती है उसका क्या मतलब है, वो कहाँ से शख्सियत आई। क्योंकि उससे पहले मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि ज़ाहिर नज़ीर भट्टी साहब चेयरमैन हैं PMUC के, और इस जमायत ने पाकिस्तान की अक़लीतों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। क्या क्या काम किए हैं वो भी अभी आपके सामने आएंगे। तो सर, पोस्ट के नीचे लिखा होता है आपकी राहगीर बाबा जी। ये कौन है राहगीर बाबा? ज़रा आज ही इसको भी एक्सपोज कीजिएगा। कभी हमने इस पर बात नहीं की, कभी किसी ने आपसे पूछा नहीं है कि यार ये राहगीर बाबा कौन है, तो कहाँ से ये सोच आई राहगीर बाबा लिखने की पोस्टों के नीचे? सबसे पहले तो मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले आपका, पास्टर अनवर फजल साहब का, आप सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सवालात का जवाब दूं और यहाँ आज हाजिर हूं। सर जी, अभी मैं आपके इस क्वेश्चन पे आता हूं कि राहगीर बाबा का इंतखाब या ये क्यों लिखा जाता है। बहुत सारे साथी मुझे फेसबुक पे भी पूछते हैं, टेलीफोन करके भी पूछते हैं कि ये राहगीर बाबा कौन है, हमारी मुलाकात कराओ। तो मैं आज तक सबको यही कहता हूँ, आज भी मुलाकात करवाएं आप। बेसिकली ये है कि ये जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कि बुज़ुर्ग जो है ना वो गांव में सफ़र करते थे आते जाते, और उनसे हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें, जब वो कभी छाँव में खड़े होते थे तो हम उनसे कोई ना कोई स्टोरी वो बताते थे, सीखते। हम बहुत छोटे थे तो मेरा शुरू से यही रहा है कि मैं बुज़ुर्गों को बहुत सुनता हूँ और उस पर कोशिश करता हूँ कि मैं अमल करूँ। तो वो मुझे वो राहगीर के नाम से वो जो मुसाफिर होते थे ना, वो मेरे माइंड में बचपन से एक चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती थी, और ये था। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि राहगीर कोई और नहीं है, आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। शुरू में ये पोस्टें राहगीर बाबा के नाम से लगी, कुछ लोगों ने इसको कॉपी करके तो लिख के तो कुछ गलत पोस्टें बनाना शुरू कर दी, फिर वही बाबा का वर्ड मैंने आगे से हटा दिया, अब सिर्फ राहगीर के नाम से आती हैं। तो राहगीर के मतलब मैं इतना ही कहूँगा कि सुल्तान राई है, जैसे एक फिल्म एक्ट्रेस था जी, तो उसके हर फिल्म के अंदर किरदार अलग अलग थे, लेकिन सुल्तान राई अपनी जगह पे सुल्तान। इस तरह ज़ाहिर नज़ीर भट्टी जो है वो अपनी जगह पे है, राहगीर एक किरदार है, ये सवाल उठाता है, ये इस्लाह के लिए कोई बात करता है, जहाँ जो देखता है चलते फिरते वो उसको करता रहता है। अच्छा, राहगीर बाबा जो है, मैं बाबा साहब इसलिए लगा रहा हूँ, पहले तो नाज़रीन आज देख लें कि राहगीर बाबा कौन है। ठीक है, मेरा तजस्सुस भी आज जो है वो ख़त्म हुआ कि राहगीर बाबा कौन था। ये आज हमारे साथ ही बैठे हैं। तो राहगीर बाबा, कभी कभी ये भी कॉन्सेप्ट आता है कि बात कह के तो बंदा हाथ नहीं आएगा, जिसने बात की ना ये राहगीर था, वो कह के चला गया है। ठीक है, तो लोगों की नज़र में भी राहगीर बाबा यही था, लेकिन आज एक्सपोज हो गया कि ये राहगीर बाबा कौन है। लेकिन अब वक्त ज़ाय के बगैर मैं आऊँगा PMUC की तरफ। सर, आपकी जमायत ने बड़े काम किए हैं, मैंने कुछ प्रोग्राम भी आपके अटेंड किए हैं, और बताइएगा नाज़रीन को PMUC के मतलब कब इसको आपने जो है वो कायम किया, किस मकसद के लिए कायम किया, और इसकी अचीवमेंट्स क्या हैं? जी, पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ यूनिटी काउंसिल, जिसको हम PMUC का शॉर्ट नेम जो देते हैं, ये बेसिकली 2011 में मैं अपनी बेटी के एडमिशन के लिए गया था जब यूनिवर्सिटीज़ में जी। तो उसके 85% मार्क्स थे मेडिकल में जी। तो किसी जगह एडमिशन नहीं हो पा रहा था। तो उस वक्त मैंने यूनिवर्सिटी चांसलर से मिला, रिक्वेस्टिंग की। मैंने कहा जी कि हमें कोई आप 5% जो हमारा कोटा है उस पर जो है ना बेटी का एडमिशन दे दें। उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये जो नोटिफिकेशन जिसकी हम बात करते थे, जो शहबाज भट्टी साहब ने करवाया था, ये है ओनली जॉब्स कोटा, तो आपका स्टूडेंट्स का एडमिशन कोटा नहीं है। इस वजह से मैंने तो खैर बच्चों को जैसे तैसे भी है वो पढ़ाया भी, और अब आप जानते हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर भी जा चुके हैं। तो मेरे माइंड में एक बात आई कि अगर मेरे बच्चों को बड़ी अच्छी तालीम दिलाने के बावजूद अगर मैं अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बना सकता,
तो कौम कभी भी उठ नहीं सकती। और फिर मैंने ये पिछले जो उस वक्त कोई 67 ईयर्स हो चुके थे, तो मैंने ये नज़र दौड़ाई कि पाकिस्तान की तारीख में किसी जगह पर ये स्टूडेंट एडमिशन कोटा नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1 से 2 स्टूडेंट्स दे रहे हैं, ये उनकी स्वाबदीद है, लेकिन कोई नोटिफिकेशन इस पे नहीं था। तो उस पर मैंने पहले इंडिविजुअल काम किया, मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से टॉक की, मैंने कैप्टन सफदर साहब से, मोहसिन लतीफ़ साहब से ये सारी बातचीत की, लेकिन ओवरऑल ये बात आई क्योंकि ये काम जो है ना, ये कानून साजी होनी थी। अच्छा, यहाँ पर इससे पहले कि आप इसको फर्दर बयान करें, मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या आपकी बेटी का एडमिशन हो गया था कि नहीं हुआ? वो मैंने प्राइवेट एडमिशन करवाया और वो मैंने अपनी टेक्निक मैं यहाँ पर मैं नाज़रीन से कुछ कहना चाहूँगा। बड़ी खूबसूरत बात है, सोचने की बात है, समझने की बात है। जैसा कि अभी हमारे भाई ज़ाहिर नज़ीर ने बताया कि उनकी बेटी का एडमिशन नहीं हुआ, तो बाज़ का माशरे में आपके साथ कुछ आप फील करते हैं नाइंसाफ़ी हुई है या ये काम नहीं हो सका, तो आप का जो रद्द अमल है वो बहुत मनफी होता है। आप बाज़ का अमले के साथ फाइट पर आ जाते हैं, आपका रद्द अमल बाज़ का इस कदर भी मनफी होता है कि माशरे को नुकसान पहुँचता है। तो आज इस बात को आप ज़ाहिर नज़ीर भट्टी की वसातत से सीख लें कि अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो बजाय इसके कि आप माशरे के लिए मनफी करदार बन जाएं, आप पूरी कौम के लिए एक मुस्बत करदार बन जाए, क्योंकि इस बात की वजह से पूरी कौम को इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया। तो जी ज़ाहिर साहब बात जारी रखिए। जी, उसमें फिर ये था कि मैंने जब इस सारी चीज़ को महसूस किया कि हमारी कौम, अब कौम में जब आएंगे उसमें अकलीतों की बात आ जाएगी, और सिर्फ ये क्रिश्चियंस पे नहीं रहेगी, ठीक है। और हमने पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ यूनिटी काउंसिल ही नाम रखा कि जब भी कानून साजी होगी ये सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं होगी, ये तमाम अकलीतों के लिए होगी। तो बिल्कुल मैं बताता हूँ कि आपके प्रोग्राम्स में मैं देखता हूँ कि हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, और पूरे पाकिस्तान से आते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं। तो पहली बात यह है कि पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ यूनिटी काउंसिल में हमने ये जो काम शुरू किया, इसकी बुनियाद थी कि हमें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट्स को एडमिशन कोटा दिया जाए। उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर बनाना था, बुनियाद ये थी इसकी बेसिक। उसके बाद जब हम इस प्लेटफॉर्म पे 2015 में हमने पहली अवेयरनेस की मीटिंग जो है ना वो की, उसमें आप भी शामिल थे, पहली प्रेयर भी आपने ही की थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो इसमें बहुत सारे लीडर आए और वहाँ ये इस ज़रूरत को महसूस किया गया कि हमें ये मिनॉरिटी कोटा जो है स्टूडेंट्स का ये भी चाहिए, और इसके साथ हमें सिलेक्शन इलेक्शन चाहिए, और इस तरह से बहुत सारी और जो एडवाइस मिली। फिर हमने मुनासिब जाना कि इस पर प्रॉपरली काम करके तो एक हम स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें सिर्फ लीडर्स बैठे, ये पब्लिक के लिए नहीं है, ये प्लेटफार्म पे हम पब्लिक को बिल्कुल भी नहीं बुलाते, क्योंकि हमने लीडर्स से बात करनी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमारे जो अकलीती लीडर्स हैं इनकी डायरेक्शन एक हो, काम बेशक ये एक प्लेटफॉर्म पे नहीं कर रहे, अपनी अपनी तंजीमों में कर रहे, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक हो जाए तो हम मंजिल पे पहुंच जाए। उसके लिए पाकिस्तान माइनॉरिटी यूनिटी काउंसिल का जो प्लेटफॉर्म है, ये हमने 2016 में इसको प्रॉपर जो शक्ल दी, इसकी बुनियाद रखी। इसमें जे सालक साहब आ चुके हैं, जोसेफ फ्रांसिस साहब आ चुके हैं, नाइला जे डयाल साहब हैं, तारक सी कैसर हैं, ठीक है, और लातादाद लीडर्स जो है ना वो इस पर आए हैं, और सबने इस बात को एग्री किया है। यहाँ तक कि हमारे सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब भी इसमें आए हैं, और उन्होंने इसको देखा, और वो हमेशा PMUC की बात करते हैं। भी चला था। जी, मैं पूछा मुशर्रफ साहब से टेलीफोनिक एक बात हुई थी, आपने क्वेश्चन जी, ये 2012 में, जी 7 जनवरी 2012 को, उस वक्त उनकी हुकूमत नहीं थी जी। तो मैं उस वक्त इनके साथ काम कर, तो जब मुझे मौका मिला उनसे बात करने का, सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे, तो मैं वहाँ पे अकलियत की बात की कि हमारे यहाँ पे ये कोटा सिस्टम नहीं दिया जा रहा, तो अगर दोबारा खुदा कभी आपको मौका देता तो आपकी क्या सोच है। तो उसमें उन्होंने मेरे साथ कमिटमेंट की थी कि खुदा ने कभी मौका दिया, और वो ऑनलाइन में मतलब हुआ भी प्रोग्राम, और वो मेरी वॉल पे भी लगा हुआ है। बिल्कुल, वो मैंने वीडियो देखी। अब यहाँ पर देखें कि जो चीज़ आपके दिल में है, आप जज्बा रखते हैं, जिस आपसे जो है वो कोई भी बात कोई करेगा, आप अपने उस बोझ को शेयर करेंगे जो आपके अंदर है। आपने उस प्रोग्राम में भी इस कोटे सिस्टम का जो था वो क्वेश्चन उठाया जी, ठीक है, और आज हम देखते हैं कि हमें कामयाबियां मिली हैं इस पर, ठीक है, और आज पब्लिक ये देख रही है, नाज़रीन देख रहे हैं कि इसके पीछे आप जैसे लोगों का भी करता नहीं। उसमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। इसमें जब हमने इस काम को शुरू किया था, आगे से नून लीग की हुकूमत,
जी। नून लीग की हुकूमत में ये एजेंडा मैंने कैप्टन सफ्तर साहब के हाथ में दिया, मोहसिन लतीफ़ साहब ने, मरियम नवाज साहब बता कि वहाँ से ये आया कि ये आप जो है ना ये माइनॉरिटी का काम जो कोई भी है वो करते हैं कामरान माइकल साहब। फिर मैं उस वक्त यूथ विंग में था, यहाँ से निकल के मैंने माइनॉरिटी विंग को ज्वाइन किया बाकायदा। लेकिन यहाँ जब मैंने देखा कि मास वाए हमारे लोग नारे मारने को और आगे पीछे एक दूसरे की टांगे खींचने को कोई काम नहीं हो रहा, मैं इस तंजीम ये पाकिस्तान ये जो था नून लीग यहाँ से रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, मैं उस वक्त लाहौर का सीनियर नायब सदर था। आपको कहना है कि आपको फील हुआ कि ये नारों की जमात है और कोई भी जमात है, प्रैक्टिकल कोई भी एक जमात नहीं, पाकिस्तान के अंदर जितनी जमातें हैं ये सारी नारों की जमात कुछ नजर नहीं आ रहे थे। अमली काम करें वहां से निकला फिर प्रॉपर्ली मैंने जैसा कि बताया कि पाकिस्तान माइनॉरिटी यूनिटी काउंसिल का बुनियाद रखी गई और इस पे फिर ये वो लेटर्स हैं जो हमने आज हमारे जने में 2 मेन पॉइंट्स थे। एक था जो मैंने आपको कोटे का कहा है कि 2% का ये 5% एडमिशन का, दूसरा ये था कि हमारे सिलेक्शन नहीं इलेक्शन। अच्छा, ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये आप पहले देख लें कि ये अलीम खान साहब को हमने लिखा था इलेक्शन पे। नाज़रीन क्लोज कीजिएगा जी इस लेटर को, आज पब्लिक को भी दिखाएगा। इसमें डायरी नंबर्स भी लिखे हैं, डायरी नंबर भी लिखा है और PMUC का काम है। अलीम साहब को उन्होंने बखिदमत जनाब अब्दुल अलीम खान साहब, सीनियर मिनिस्टर पंजाब लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट लाहौर, तो इन्होंने ये लेटर जो था वो जनाब अब्दुल अलीम साहब खान साहब को भी लिखा और ये इनकी जो है वो प्रैक्टिकल काविश का एक सबूत है जो इसके लिए कर जी। इसके बाद फिर हमने चीफ मिनिस्टर साहब को ये लेटर लिखे, ये वहाँ से उनके जवाब भी आए जी। ये देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब को भी लेटर लिखे गए इस मामले के लिए। मामला था मिनोरिटी कोटे का। ये वाला जो लेटर आप दिखा रहे हैं ये है हमारा लोकल गवर्नमेंट पंजाब में हमारे काउंसलर को इलेक्शन से लिया जाए। दूसरा लेटर जल्दी में मुझे मिला नहीं, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। ये दोनों लेटर्स लिखे और दोनों के जवाब भी हमें आए और इसमें दोनों पे वर्क भी हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप देखते हैं कि प्रैक्टिकल वर्क किया है इन्होंने और बोझ के साथ किया है और रिस्पांस भी आपको जब वो मिले हैं इसके। ठीक है, इसमें एक स्टेप शॉर्ट है, मैं आपका ज़रा टाइम ले लूँगा। तो नून लीग की हुकूमत में फिर ये था कि 9 रुकनी कमेटी बनी, तो उसमें जो हमारे मिनिस्टर थे खलील ताहिर संधू साहब, उनके साथ रब्ता हुआ। लेकिन जब उनसे रब्ता हुआ उस वक्त मेरे ख्याल हुकूमत के कुछ ज़्यादा से 10 से 15 दिन बाकी रह गए थे, तो वो काम उस वक्त नहीं हो सका। फिर जैसे ही एजाज आलम अगस्टीन साहब आए, ये अभी दिलवेज क्रिस्टी साहब के घर में उस वक्त इनकी राइज थी, तो मेरी उनसे मुलाकात, पहला काम मैंने जो पहली मुलाकात में कहा था यही मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें 5% कोटा चाहिए। लेकिन उन्होंने हामी भरी, फिर हमने वो जो प्रॉपरली इन रिटर्न लेटर्स भी दिए। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया इस पे और पिछले साल भी उन्होंने कहा था कि कोटा मिल रहा है, लेकिन अगस्टीन आलम साहब ने इस पे स्ट्रगल की है, उन्होंने की है। क्योंकि देखिए कोई भी काम है हम लोगों ने देनी है कोई डायरेक्शन, जी हमें ये डिमांड हम देंगे, लेकिन कोई भी काम जब होगा वो हुकूमत के जो नुमाइंदे होते हैं उनके थ्रू ही होगा। ठीक है, तो ये खुशी की बात है कि ये काम जो है वो हुआ है। लेकिन अभी इसमें मामला खड़े हैं हमारे उसी जगह के, देखे 2% कोटा का अनाउंसमेंट किया है। तो मैं यहाँ पर मैं सवाल करना चाहूँगा इससे पहले कि आप इस पर जो है वो बात करें कि पहली बात तो ये है कि पूरी कौम को मुबारक हो 2% कोटा जो तलीमी कोटा है उसके लिए पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। और मिनिस्टर जो ह्यूमन राइट्स हैं जनाब अगस्टीन आलम साहब, उनके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। हम चीफ मिनिस्टर साहब के शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल उनकी बिल्कुल इसमें पूरा हाथ है, मेहनत है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ बातें हैं जो मैं भी आपसे करना चाहता हूँ, जो आप भी करना चाहते हैं, जो कौम भी शायद जानना चाहेगी। पहला जो इसमें मामला है वो ये है कि जॉब्स का कोटा जो है वो 5% है। 5% है। अब ये रहा जॉब्स का कोटा और ये रहा तलीमी कोटा। अब ये जो जॉब्स का कोटा है उसका जो म्यार है वो तो हाई तलीम है जी, ठीक है, और इसी वजह से लो तलीम अभी तक रहने की वजह से वो कोटा फील ही नहीं हो रहा। ऊपर से तलीमी कोटा जो है वो सिर्फ 2% है जी। तो क्या 2% का जो कोटा है वो 5% का जो जॉब्स का कोटा है उसको क्या सपोर्ट कर पाएगा, क्या फिल कर पाएगा? ये मेरा सवाल आपसे जी। इसमें पिछले साल जो मेरी इनसे बात हुई, ये 2% कोटा तो पिछले साल भी मिल रहा था, लेकिन हमने एडमिट नहीं किया था इसको। अच्छा, और ये पिछले साल भी मिल रहा था। ये एजाज आलम अगस्टीन साहब से पर्सन उन्होंने कहा जी 2% मैं अभी करवा देता हूँ। हमने कहा नहीं, इस पर आप कोशिश करें, हमें 2% नहीं चाहिए। एंड ये था कि नहीं हो पा रहा। ओके, कुछ होना चाहिए बचाए इसके कि बिल्कुल कुछ भी ना हो। मैं इस बात पे एग्री हूँ। मैंने पिछले प्रोग्राम कहा था कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो
पाँव रखने की जगह मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें यह है ना कि ताकि हमने आगे जी बंदा बिल्कुल step फर्दर उठा लेता है। तो मैंने कहा था कि कम से कम 2% कोटे के लिए पहले शुक्रगुजारी करे, इसको एंजॉय करे, फिर आगे भी चलते हैं। लेकिन हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन पाकिस्तान माइनॉरिटी यूनिटी काउंसिल में वाज़े तौर पे कहा है कि हम 2% पे एग्री नहीं है, हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। ठीक है, हम इसको 5 हाँ हमने इस पे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमने पूछा है कि ये कौन सी मरदमशुमारी के मुताबिक है। अगर आप नादरा के रिकॉर्ड पे भी जाएंगे ना तो 3.7% है, तो ये 3.7 से 2% की मरदमशुमारी अकलीतों की कहाँ से लेके आए हैं आप? ये हमारा राइट है। ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो अभी लास्ट मरदमशुमारी हुई है उस पर तो अभी रिजल्ट आया ही नहीं है जी कि कितने मसीही हैं, कितने हिंदू हैं, वो कम ही आएंगे, सिख हैं। क्योंकि वो जहाँ से होके आएगी ना, फिल्टर होके आएगी, वो कम ही आएंगे, वो ज़्यादा नहीं आएंगे। वो आप जो खुशफहमी में है ना, वो छोड़ दें इस खुशफहमी में। तो जी ठीक है, आपकी वही बात ठीक है, लेकिन ये बात ये है कि ये समझ से बाहर है कि वो रिजल्ट से पहले, चाहे वो रिजल्ट कुछ भी होता है, लेकिन उस रिजल्ट से पहले ही उसी पुराने रिजल्ट के ऊपर जो है वो बेस करते हुए ये डिसीजन दे दिया गया कि उस पर भी नहीं है ना, उस पर भी नहीं है। वो है 3.7%। मेरे ख्याल है 98 की जो मरदमशुमारी है, 98 की एग्जैक्टली मैं ये 2017 को तो लास्ट जैसे भी है। अच्छा, ठीक नहीं है, इसका तो रिजल्ट नहीं ना, जो रिजल्ट पिछला आया हुआ है वो 3.7% आप गूगल सर्च करें या नादरा के वो आ रही है। ठीक है, जो मुशर्रफ साहब के टाइम में हुई थी उसको भी फॉलो कर लें तो 3.7% है, 4% तो बनता था ना। ठीक है, तो अब ये कि मैं इस पे कुछ ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता, आपका प्रोग्राम बड़ा छोटा है। तो इसमें दूसरी बात जो साथ चल रही थी, ये जो मैंने आपको ये बताया था कि ये हमने लेटर लिखे थे लोकल गवर्नमेंट के लिए, मैं समझता हूँ कि हमारे लोग पीछे पड़े हुए हैं MNA और MPs के। वो टोटल सीटें कितनी हैं आपकी? वो टोटल मेले मिला के आपकी 35 सीटें हैं, जो पूरे पाकिस्तान में डिवाइड है, और आपस में ये कभी इकट्ठे बैठे नहीं, ना बैठेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ पार्टियों से आना है, मुख्तलिफ जगह से आना है। अच्छा, वो इकट्ठे नहीं बैठे ना बैठेंगे, ये पेशन गोई है, ये प्रेडिक्शन है? नहीं, ये प्रेडिक्शन भी नहीं है ना, पे कुछ भी इसको कह लें, ये रियलिटी है। रियलिटी है। एक बंदा सिंध में रहता है जी, वो सिंध असेंबली का हिस्सा है, एक पंजाब में रहता है वो पंजाब असेंबली में है। अच्छा। एक कौमी असेंबली, आपस में कैसे बैठेंगे? कैसे बैठेंगे? कोई है ही नहीं इनका तरीकाकार। दूसरा, इनको आप देख लें कि इनकी सीटें जो है ना, इस पर भी मैं आगे काम जल्द करने वाला हूँ, इनकी सीटें हाल के अंदर सबसे पीछे हैं। जब सबसे पीछे आपका लिस्ट में नंबर जब एंड पे आएगा, आपकी बात करने का जब टाइम आता है ना, तो असेंबली से सब लोग उठ के जा चुके होते हैं। इससे बड़ी और क्या डिस्क्रिमिनेशन है कि ये माइनॉरिटीज़ को का नाम भी लास्ट, अब शनीला रूस साहब का नंबर क्या था पंजाब असेंबली में था, लास्ट जो नंबर था वो शनीला रूस नंबर का था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में ये मेरा वो बात वहाँ ना रह जाए। ये जो हमने काम किया था बेसिकली कि मैं पहले मरहले में MNA MPs पे काम नहीं कर रहा था। मैंने ये महसूस किया था पंजाब सबसे बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान का, और सबसे ज़्यादा आबादी है, और हम मेरी रहाइश भी यहाँ पे है, और हम पहले काम पंजाब में करें। ज़रूरत हमारी इस बात की थी कि लोकल गवर्नमेंट जो है पंजाब, इसका जब इलेक्शन होता है तो हमारा जो काउंसलर था वो सिलेक्शन से था। इसमें ये लेटर था जो मैंने लिखा था अलीम खान साहब को, उनके दफ्तर में गए, वहाँ मीटिंग्स की, और जो हमारे पाकिस्तान माइनॉरिटी यूनिटी काउंसिल की जितनी मीटिंग्स थी उसके मिनट्स लगाए कि ये मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ इतने लीडरों की है। बबा तस्वीरें वो मैंने वो भेजा, उसकी बुनियाद पे ये काम हुआ है। और अब जो है आपका जो नया मसवदा है उसमें काउंसलर पंजाब का इलेक्शन से है, बाकी सब काउंसलर खत्म कर दिए हैं, सिर्फ खवातीन की काउंसलर हैं और ये माइनॉरिटी काउंसलर और जनरल काउंसलर्स हैं। तो अब ये काम हो चुका है। अब बहुत सारे लोग रोज शोर मचा रहे हैं कि हमें सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन चाहिए। वो कौन सा इलेक्शन चाहिए? ये तो हम करवा चुके हैं। अब तो इसको दोबारा वो कैंसिल करने की प्लानिंग कर रही है हुकूमत कि हमारे हाथ से ये लोग निकल जाएंगे। तो अच्छा, बहुत सारी चीज़ें पूछनी है, मैं यहाँ पर बात कट करते हुए 2% कोटा पे आऊँगा। तलीमी कोटा 2% का, ठीक है। जॉब्स का कोटा मैंने देखा है, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ, ठीक है। तलीमी कोटा में 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग जी। तो इसका क्या रेशियो है? क्या ये इसकी सीट्स बाकायदा तौर पर मेंशन हैं तो कितनी, क्या नॉलेज है इसके खिलाफ? ये अभी तक मेरे ख्याल है कि जिस दिन से ये 3-4 दिन से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 10 से 15 कॉल्स मुझे आई हैं। अच्छा, और इस पे एग्जैक्टली यही है। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ दोस्तों की, क्योंकि मैं अकेला आदमी कहाँ फिजिकली जाके काम को, दोस्तों को ये काम दे भी दिया। दूसरा, इसको अगर पढ़ लें आप, नंबर 13 पे क्या लिखा हुआ नीचे जो CC किए हैं वो उन्होंने, वो अगर आपके पास है लेटर तो आप पढ़ सकते हैं। 13 पे ये लिखा हुआ है, आल जो है ना यूनिवर्सिटीज़, उनके वाइस चांसलर्स को उन्होंने कमिट किया। अब देखना यह है कि आल यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं उनके अंडर ये कोटा आता है।
ये सीटें जो है मेडिकल की और इंजीनियरिंग की आती हैं कि ये उससे बाहर हैं। अगर उसके अंदर है तो वो तो ऑल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को मेंशन कर दिया गया है। आपका नहीं ख्याल कि इन 2 पॉइंट्स पे बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए पॉइंट होना जी। इसके लिए एक कोई 2-4 दिन में क्या आप जो है वो इस बात को अपनी जमात के जरिए आप पहुंचा भी सकते हैं कि हम चाहते हैं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग पर हमें वाजिया जो अपनी पॉलिसी हमने ऊपर से जो कोटा है उस पर जो वो हमें दी जाए? हमने ये जो काम शुरू किया था किया ही इन 2 जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग की बुनियाद पे था। हमारा टारगेट ही ये है। तो उसको 2-4 दिन में ये क्लियर हो जाता है। हम यूनिवर्सिटीज से क्लियर करेंगे कि ये नोटिफिकेशन है, इसमें हमारे बच्चों को ये एडमिशन होंगे या नहीं होंगे। नहीं होंगे तो हम फिर वो मैदान में निकलेंगे। हम आपको पता है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पर निकल रहे हैं, ये हमारा हक है और इसको हम जारी रखेंगे और पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं हम। ग्रेट, गुड हो गया। अच्छा, 5% जो जॉब्स का कोटा है, ठीक है, वो फिल नहीं हो पा रहा, क्या मसला है? उसके यही है कि आपकी देखें डिमांड ज़्यादा है जी, प्रोडक्शन पीछे नहीं होगी, तो क्या होगी? 2% वाली बात आ गई। इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, बल्कि ये हुकूमत को मैं मैसेज दे रहा हूँ कि स्कूल में जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें दौड़ लगवाते हैं कि जी हमने इसमें 2-4 जो है ना वो रेसर जो ढूंढने हैं। तो आप क्या जो सेहतमंद बच्चे हैं या अपाहज बच्चे हैं उनकी इकट्ठी दौड़ लगवाएंगे? इकट्ठी दौड़ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती जी, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान की ये हम देखते हैं कि उनकी अलग लगवाई जाती हैं और मुकाबले अलग होते हैं, अलग होता है। इसी तरह पाकिस्तान की अकलीतें वो एक अपाहिज जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मानद है यहाँ पे कि हमारे पास वसाइल ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे स्टूडेंट्स के पास ब्रेन नहीं है, वो टैलेंटेड बच्चे तो हमारे पास हैं। हमारे बच्चों के मार्क्स होते हैं 85% तक आम चले जाते हैं, लेकिन मेडिकल का मेरिट 90% से नीचे नहीं आता। तो क्या 85% वाला बच्चा जो वो नाअहल है? उसको क्यों यहाँ मौके नहीं मिलती? इसका वायदा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान बना मजहब की बुनियाद पे कि 2 कौमी नज़रिया, तो हमें उसी 2 कौमी नज़रिया पे हमारा कोटा देते जाएं तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब वो कोटा भी देना पसंद नहीं करते, तो ये बहुत लंबी डिटेल से बात करने की है, फिर कभी साथ साथ भी इसको जारी रखेंगे। ये हुकूमत क्या समझते हैं कि जो एजुकेशनल कोटा है और जॉब्स का कोटा, क्या इसके दरमियान हुकूमत को आज खुद एक ब्रिज का किरदार नहीं अदा करना चाहिए? कुछ ऐसे प्रोग्राम, कुछ ऐसे स्कॉलरशिप, कुछ ऐसी सरगर्मियाँ को लॉन्च करे कि एक ब्रिज बन जाए एप्रिसिएशन का, एक कनेक्शन का, कि वो एक लॉजिकली कनेक्टेड हो जाए, एक तलीमी कोटा और जॉब्स का कोटा, और फिर वो एक एक्टिवेशन में आ जाए। बहुत ही अच्छा आपने ये क्वेश्चन भी दिया है, बल्कि आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। ये बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मामला यहाँ पे ये है कि बहुत सारे हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो ये सोच रखते हैं कि जो मीटिंग्स में हमारे साथ बैठे हैं वो मोटिवेटेड हैं कि इन लोगों को इन अपने भाइयों को हमने साथ लेके चलना है, ठीक है। अब देखिए एक बंदा अच्छा, लेकिन हुकूमत के मामला ये, हुकूमत कोई भी यहाँ पे आई है ना, सबसे पहले उनका मसला होता है जी हमने 5 साल पूरे करके अगला इलेक्शन कैसे जीतना है। ये अकलीतें उनकी जो है ना प्रायोरिटी पे हैं ही नहीं। ये तो ये है कि पेपर लिखा होता है जी हाँ जी ये हो गया ये हो गया, अब अकलीत की बारी है, बुलाओ जी उनको, और खाना पूरी करके आपको भेज देते हैं। ये तमाम हुकूमतों का एक जैसा स्टाइल है, क्योंकि मैं सियासत में जी मैं बड़ी पार्टियों में सब में रहा हूँ और मैंने इन सबको अंदर से देखा है, और वहाँ कोई आपकी गुंजाइश नहीं है। एक ही वाहिद तरीका है आपके पास कि आप भी 2 कौमी नज़रिया पे अपना 5% कोटा लें और अपने बच्चे पढ़ाएं। यहाँ पे मैं एक बड़ा अहम सवाल पूछने लगा हूँ। हमारी जो सिख कम्युनिटी है, मैंने देखा है कि उन्होंने अपने जो भी मामला थे ना, जो भी डिमांड्स थी वो उन्होंने मनवाई हैं जी, वो मानी भी गई हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, या क्या हमारी मसीही सियासी क़यादत में फकदान है, कमियाँ हैं, क्या समझते हैं आप? देखिए इसमें जो सिख है ना उनकी है यूनिटी। अच्छा, यूनिटी की बात यूनिटी क्या है उनका, जिसको प्रधान वो अपना मानते हैं ना, वो सबका है, वो सबका। अब कोई भी नीचे कोई भी कुछ भी है, कोई भी जमात है, उनका एक है, वो एक है। उसके जब वो हुक्म हो जाना ना, तो सबने उस पर उसको फॉलो करना है। अब हमारी जो, मैं बड़ी माजरत से ये बात करूँगा कि हमारी जो मसीही कौम है ना, इसको चर्चिस ने जोड़ना था जी, ठीक है। और मैं जो देख रहा हूँ चर्चेस दिन ब दिन अपनी, वो पास्टर साहब से मिलते हैं, कहते हैं ये मेरी कलीसिया, मेरा चर्च है, जबकि चर्च खुदा का घर है, खुदा का घर है, बदन का एक हिस्सा है। और वो इनको अलग अलग कर रहे हैं, वो इनको बैठने नहीं दे रहे इकट्ठा। यूनिटी का फकदान है यहाँ पर। लीडर्स बहुत है हमारे पास, काम भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ट्रैक कोई नहीं है। ट्रैक हमने दिया है, अब आहिस्ता आहिस्ता ये 2 बड़े काम है। 72 साल की तारीख में पहली दफ़ा आपको 2% कोटा मिला है। 72 साल जी, 72 साल में मुझे बता दें कोई नोटिफिकेशन था। और इसको हम 5% पे लेके जाएंगे।
कौम इससे या हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल ना घबराएं, हम इसको लेके जाएंगे, थोड़ा वेट करें। आपका ये कहना है कि जो असल मामला है वो यूनिटी में यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है। अच्छा, ये बात भी बड़ी खूबसूरत है, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। तो आपने बिल्कुल जो बार बार एक बात कह रहे हैं ना कि हम फिर भी अपनी कोशिश को जारी रखेंगे, आपने बिल्कुल एक बात कही है, एक फेसबुक पे आपकी एक कोटेशन लिखी हुई है कि अगर कोशिश जारी रखी जाए तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। दुरुस्त। ठीक है, अच्छा चलें, डाइवर्शन अपनी जगह से, लेकिन अगर यही जज्बा जो कम से कम आपने लिखा है यही हर इंसान के अंदर आ जाए तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आना शुरू हो जाएगा और बहुत सारे काम हमारे जो है वो जो रुके हुए हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। क्या कोई ऐसा आइडिया है आपके पास कि यूनिटी लीडरों के दरमियान कायम हो सके? अच्छा, मैं तो एक और भी बात देख रहा हूँ कि जो हमारी जो क्रिश्चियन लीडरशिप है उसमें भी इत्तेहाद का फक़दान, और जो सियासी क़यादत है चाहे वो किसी भी जमात से, उनमें भी जो है वो इत्तेहाद का फक़दान है। कोई है फार्मूला आपके पास ऐसे मसले को हल करने का? देखिए जी, कोई भी इंसान है ना, बिलाखिर नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव ये पैदाइशी हैं इसके अंदर। अब बात ये है कि इस वक्त जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, सबसे पहले हमारे अंदर अपना ज़ाती लालच है कि मुझे अपने ख़ानदान को आगे लेके आना है, उससे निकलने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान माइनॉरिटी यूनिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर जितने लोग बैठे हैं, ठीक है, किसी को कॉल करें, पूछें जी ये प्लेटफॉर्म ये कर रहा है, सब इस पर एग्री हैं। और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है ना ये शुरू हो चुका है और इस पर काम जारी है और ये काम हो रहे हैं, ठीक है। और तो जो पर्सन नजीम साहब, मैं आपको यही बार बार ये बात कह रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान माइनॉरिटीज यूनिटी काउंसिल। आप यही बात कर रहे थे कि PMUC के ज़रिए ये जो यूनिटी है उसको कायम करने की कोशिश की जा रही है, कोशिश होगी और इसमें इजाफा भी होगा। कोशिश से तो हम बहुत आगे निकल गए, लेकिन मजीद इसको हम बढ़ा रहे हैं। यूनिटी तो हो चुकी है, इस पे बैठ चुके हैं सब। अब इसमें मैं बता देता हूँ ना, अच्छा वो कोरोना की वजह से अभी तो वो रोकी हुई है, वो हमने तमाम मीटिंग्स रोकी हैं। इसमें जो प्रेसिडेंट है वो नून लीग का है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जमात इस्लामी का है, इसी तरह PTI के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी, तमाम बड़ी जमातों के जो माइनॉरिटीज़ लीडर्स हैं वो इसका हिस्सा हैं। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा, सियासी क़यादत की बात भी हुई, स्पिरिचुअल क़यादत की भी बात भी हुई। ये हमारे पाकिस्तान में हमारा क्रिश्चियन मीडिया भी है, मैगज़ीन्स हैं, TV हैं, अखबारात हैं। आपके मुताबिक जो अक़लीती प्रिंट मीडिया है वो इस सारे काम में जो आपसे डिस्कस हो रही है क्या किरदार अदा कर रहा है, और क्या वाकई मस्बत किरदार और इफ़ेक्टिव किरदार अदा कर रहा है या ये बस लॉलीपॉप ही है? देखिए जी, प्रिंट मीडिया की अगर बात ही करते हैं तो इसमें तो अखबारात वगैरह आते हैं हमारे। बिल्कुल, इसमें कौमी अखबारात का भी किरदार है। मैंने एक आपकी पोस्ट देखी और चूँकि मैं उसमें मेरी तस्दीक हो चुकी इस पोस्ट के वसीला से कि आपने कौमी अखबारात का थैंक यू किया कि उन्होंने मेरे इस काम में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, इसलिए वो मैं उसके मुतालिक बिल्कुल क्लियर हूँ। इसलिए मैंने सवाल अब अक़लीती जो प्रिंट मीडिया उस पर किया है। जी, वो चैनल्स भी आ सकते हैं प्रिंट मीडिया, उसमें चैनल्स भी हैं, मैगजीन्स भी हैं, अखबारात भी हैं। जी, यहाँ से जो रिस्पांस है वो कुछ पॉइंट्स में ही कह सकते हैं हम कि हमारे लोग जब जाते हैं, बेसिकली मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ कि यहाँ एक डिमांड होती है कि हमें खर्चा दिया जाए। तो वो आपकी खूबी यही है, या लोग भी आपसे इसलिए खफा हो जाते हैं कि आप बात सीधी सीधी डायरेक्ट पंजाबी कहने ठा करके आप मारते हैं। अब पीछे जिंदगी कितनी है जिसके झूठ बोलते रहे हम एक दूसरे से सीखना है ना। तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं होते। मैं अगर एक प्रोटेस्ट करता हूं तो मैं 5 से 6 हज़ार में अपना प्रोटेस्ट करके पूरे मुख्तलिफ शहरों से लोगों को बुला के उनको चाय शाय पिला के घरों को भी भेज देता हूं, ठीक है। वो उतना मेरी पॉकेट इजाज़त देती है। मैं ये मीडिया को लोगों को पेमेंट्स नहीं कर सकता। तो मैं शुक्रिया बार बार करता हूँ, पाकिस्तान अखबार है, जंग है, ये सब लोग हमें कवरेज देते हैं। और आज ये जो काम हुए हैं, ये नहीं कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे एक लेटर से हो गया है, ये एक पीछे प्रेशर बिल्डअप होता है और एक एजेंसीज की रिपोर्ट जाती है कि इस वक्त चल क्या रहा है और रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद जाके ये काम होते हैं। तो इसमें मैं फिर प्रिंट मीडिया का तो शुक्रिया फिर करना बनता है ना कि वो हमें कवरेज देते हैं। और बात जो है वो जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचती है, वहाँ तक पहुँच जाती है। एक बड़ा खूबसूरत शेर आपने लिखा, जो तोड़ है दुनिया का तोए वाओ रे, जो तोड़ है दुनिया का उस तोड़ से बोलो, बहरों की बस्ती है जरा जोर से बोलो।
तो जरा एलेबोरेट कीजिएगा शेर को, मुझे बड़ा पसंद है। मुझे अब ज़बानी तो याद नहीं रहना, ये आप ही पढ़ दे, वहाँ से मेरे पास पेपर नहीं है। तो असल में शायद ये शेर लिखा गया जब फ्लेक्स के ऊपर था, कैसर के साथ सिलेक्शन, जी सिलेक्शन इलेक्शन पे, एग्जैक्टली। और आपने एक पोस्ट लगाई जिसमें लिखा कि मुस्लिम लीग नून ने तारसी कैसे MNA का सिलेक्शन ही इलेक्शन पेश किया हुआ अक़लियती बिल रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और उससे पहले आपने भी शेर लगाया, जो तोर है दुनिया का उस तोर से बोलो, बहरों की बस्ती है जरा जोर से बोलो। जी, इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान माइनॉरिटी यूनिटी काउंसिल ने तारक सी कैसर साहब से रब्ता किया कि वो कौमी असम्बली में बैठते थे। हमने उनको कायल किया कि वो ज़हनी तौर पे थोड़ा थे इस पे कि हमें ये सिलेक्शन के निज़ाम में हमारी असम्बली के अंदर कोई इज़्ज़त वकार नहीं है, वो ये बात दुरुस्त है। तो हमने उनको मोटिवेट किया कि भाई आप फौरी तौर पे ये इलेक्शन का जो है ना मसवदा बनाएं और इसको बिल पेश करें। उस पर उन्होंने काम किया, फिर उन्होंने हमें सरगोदा बुलाया और वहाँ पे पूरा बिल उन्होंने पढ़ के सुनाया हमें। तो हम 6 से 7 लोग पाकिस्तान माइनॉरिटी यूनिटी का, तो मैं तारक सी कैसर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इतनी इज़्ज़त दी। तो उस पर फिर हमने कोई 6-7 शहरों में यक वक्त प्रोटेस्ट किए और उस वक्त ये जो शेर था ये हमने ऊपर लिखा और मोटिवेट किया कि बाहर निकले। तो फिर हुआ ये कि रद्दी की टोकरी ये कि ये जब इन्होंने बिल पेश किया, हम लोग एक जो है ना पिछले दिनों जीवा साहब ने किया, हमें एकदम कहते हैं मुबारक हो जी, वो लिखते हैं जी बिल पास हो गया, तो हमारी कौम उनको जो है ना मुबारकबादें देना शुरू। बेसिकली जब पहले हम बिल पेश किए तो बिल एक्सेप्ट होता है, वो पास नहीं होता। मैं आपको एप्लीकेशन दे रहा हूँ तो आप लेकर रख ली, ठीक है, वो तो रखा गया ना, एक्सेप्ट हुआ था। तो हमारी कौम कहती है पास होगा और मुबारकबाद है। ये एक तो अपने आप को थोड़ा दुरुस्त करें, जो पोस्ट लगाने वाले वो भी थैंक यू लिखते रहते हैं, वो MNA के लेवल के लोग वो भी आगे थैंक यू लिखते हैं, वो क्लियर नहीं करते। अच्छा, इन्होंने बिल पेश किया, बिल एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद ये चला जाता है स्टैंडिंग कमेटी के अंदर के, जो एक लॉ से रिलेटेड लोग उसमें होती है, एक कमेटी होती है कि वो इसकी फिर शॉर्ट समरी निकालती है कि क्या आइन के मुताबिक ये लिखा है ये दुरुस्त है, इसमें क्या कमी की जा सकती है, जो आइन के मुताबिक उन्होंने एक समरी निकाल दी होती है। अच्छा, वो फिर स्टैंडिंग कमेटी में जाके फंस जाता है और हमारे मसीहों का आज तक बिल स्टैंडिंग कमेटी से बाहर नहीं आया, जितने भी वहाँ पर जाकर फंस जाते हैं। बस वही ना स्टैंडिंग कमेटी आपके लिए बैठेगी ना, आपका काम होगा। आपने असेंबली में बात की, इसमें आसिया नासिर साहब हैं, उन्होंने भी बहुत काम किया अंदर, उन्होंने बाहर किसी से कभी उन्होंने कोई मशावरत नहीं की होती, अंदर अकेले बिल पेश करते हैं और वहाँ पे तकरीर करते हैं, उसको लगा के अपनी वॉल पे लगाते हैं, बल्ले बल्ले ले लेते हैं और काम ज़ीरो। मैं दोबारा रिपीट करूँगा। वो रद्दी की टोकरी। तो जब वहाँ से ये निकला नहीं बिल, और उसके बाद पीछे को 6 माह का पीरियड था, एक तो बिल उन्होंने बहुत लेट पेश किया। उसके बाद तारक सी कैसर साहब मेरे बुजुर्ग हैं और मैं बहुत छोटा था जब से उनको देख रहा हूँ, ये जाके इनकी कमर में कोई दर्द थी, ये जाके कनाडा बैठ के अब जो बिल पेश करने वाला है, जब वो असेंबली में नहीं है, बीमार हो गए, आगे सर्दियों के दिन थे, उतने टाइम में नून लीग की हुकूमत का पीरियड खत्म हो गया, कनाडा में चले गए जी। उनकी कमर में दर्द थी, वो आ नहीं सकते थे वहाँ से। मेरी टेलीफोनिक बात हुई 2-4 दफ़ा, भाई बाहर हम तो कर रहे हैं, अंदर किसने कर रहे हैं, अंदर स्टैंडिंग कमेटी के लोगों को किसने मोटिवेट करना, आए जी बैठे हैं। जब वो वापस आए तो उन्होंने बड़ी लड़ाई, उस वक्त आसिया नासिर साहबा जो स्पीकर की सीट पे बैठी, इन्होंने कुछ वहाँ मौका लेके बात की, उसके बाद वाइंड अप हुआ और ये रद्दी की टोकरी में डाला जा चुका था। उसके बाद कमर दर्द ठीक हुई कि नहीं? कमर दर्द तो देखें ये मेरे भी और आपके भी होगी इस उम्र में आके, ठीक है। तो वो दलेर आदमी है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उन्होंने इस काम को किया है और उसमें ये था कि हमें सिलेक्शन नहीं इलेक्शन दे और हल्का बंदियों के साथ दे, ये उनकी डिमांड थी। अच्छा, आपने कहा कि पाकिस्तान में हुकूक हासिल करने के लिए अक़लियती जो लीडरशिप है उसकी कमी नहीं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि अक़लियती लीडरशिप की कमी नहीं? क्या लीडर बहुत ज़्यादा है या लीडर इफेक्टिव है, क्या कहना चाह रहे थे? मुझे मसला इसका जवाब तो ओवरऑल मैं पहले दे चुका हूँ, लेकिन दोबारा क्लियर कर दूँ कि देखिए नहीं, मेरा ये इसके पीछे एक सवाल ये है कि क्या अक़लियती लीडरशिप काबिल है? कमी नहीं है, कमी नहीं है, मैं कह रहा हूँ काबिल है। हमारे देखिए जी, कोई भी इंसान है, ठीक है, लीडर तो बाद में, पहले तो हम पैदा होते हैं ना, हर शख्स के अंदर 1-2 खूबियाँ होती हैं जो पैदाइशी तौर पे खुदादार चीज़ें होती वो हमारे लीडर्स में हैं। अगर हम कहते हैं कि ये नहीं हैं तो ये हमारे सोचने का जाविया गलत है। अब मैं 2-4-5 नाम ले लेता हूँ। ये सालक साहब यहाँ पे थे, उन्होंने पूरी दुनिया में बता दिया कि मसीही कौम यहाँ रहती है और ज़िंदा, और हम अपना हुकूक लेना जानते हैं। जोसेफ फ्रांसिस साहब आपके सामने है, जहाँ कोई नहीं जाता। जब ये 95C के केस होते हैं तो जोसेफ फ्रांसिस जो है ना, वो तली पे अपनी जान रख के वहाँ पे मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। तारक सी कैसर, मैंने असेंबली के अंदर
ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हुए बाप बेटा क्रॉस करके बात करते हुए मैंने उनको सुना है, देखा है। आसिया नासिर साहबा थी, उन्होंने भी अपने जहाँ तक वो कर सकती थी ये काम, इसके लिए ये सारा काम किया है। लेकिन इसकी आखिरी बात वही है कि इनके अंदर यूनिटी नहीं है, इनकी डायरेक्शन एक नहीं है। हर बंदा कहता है जी मेरा नाम हो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा नाम हो मैं काम कर रहा हूँ। अगर ये यूनिटी भी आ जाए, एक जगह यूनिटी देखी है मैंने और वो अभी टूटी भी है। ये जो काला खताई रोड पे वो चर्च वाला वाकया हुआ है, तमाम जो हमारे MPS थे सब ने कहा जी ये पर्चा मैंने कटवाया, ये पर्चा मैंने कटवाया, मैंने कटवाया। मैंने एक जगह पे वो लिखा था, किसी को मुबारकबाद दी, मैंने फिर सबके नाम लेके सबको मुबारकबाद दे दी। इस काम में ये सारे इकट्ठे थे और बहुत प्रेशर जो है ना वो डेवलप हुआ, ठीक है। अब आ गया जी, फिर अगली बात शुरू हुई जी कि मैंने किया, वहाँ ये फ़ौरन डिवाइड भी हो गए हैं, अपनी अपनी सियासत में आ गए हैं। तारक मसीह गिल साहब कहते हैं ये काम मैंने किया, मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ये मैंने किया। हकीकत इसकी ये है कि तारक गिल ने एप्लीकेशन लिखी और थाने में दे दी। वो मैं भी लिख सकता हूँ, वो एक 150 रुपए की वो एक मुंशी भी लिख सकता है, वो एप्लीकेशन चली गई। अब ये जो पर्चा कटा है, कटने के पीछे मिनिस्टर साहब का हाथ है। क्यों? वो ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर हैं पंजाब के, अख्तियार की बात है। अब बड़े असर सूख से बात कर रहा हूँ कि इस पे कामरान माइकल साहब ने डायरेक्ट सीनियर अफसरान को कॉल्स की हैं। यहाँ यूनिटी है, ठीक है इस हद तक। लेकिन जहाँ आ गया क्रेडिट लेने का मामला, वहाँ फिर हम अलग अलग हो गए, ये इससे निकले हम। और इस पे सुलह भी होने वाली है। 2 बंदों की रात को मुझे खबर मिली है कि 2 छूट गए हैं, अभी वो जो 2 अंदर पकड़े हुए थे। इस तरह के मामला है। बिल्कुल ये मामला सुलह पे जाना है और जाना भी चाहिए, क्योंकि हमने एक साथ ही रहना है यहाँ पे, जाना चाहिए। और अच्छा, आपने अच्छा खासा वक्त गुजारा है मसीह सियासी क़यादत के साथ, दूसरी सियासी क़यादत के साथ भी। मैं यहाँ मसीह सियासी क़यादत की बात करूँगा कि अभी तक आपके ख्याल में बेहतरीन कौन सा लीडर रहा है जो कि आप समझते हैं कि ये वो लीडर हैं जिसने वाकई ही जो है वो काम किया और लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर? देखिए जी, ये तो बच्चा जानता है कि मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, काम क्या है। हमारे लोगों को ये नहीं पता काम की तारीफ़ क्या है। काम की तारीफ़ ये है कि एक चीज़ को उठाना और दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, ये है काम की तारीफ़। अगर हम एक काम को टक्करें मारते रहें और उसका जो वज़न है वो हमारी टक्कर से ज़्यादा है, वो शिफ्ट नहीं हुई, तो ये काम नहीं होता। हमारे लोग मारते हैं टक्करें, ये इकट्ठे यूनिटी के साथ उस काम को धक्का नहीं लगाते कि हम आगे ले जाएं या इसको फेंकते हैं। इसलिए इनमें से काम किसी ने नहीं किया, मास वाए शहबाज भट्टी के। शहबाज भट्टी ने 5% कोटा आपको ला के दे दिया, ठीक है। अगर वो ना देता तो वो भी गायब होता, ठीक है। और शायद उस बेस पर ये इतनी भी उसने काम कर दिया। आज अगर मैं कहता हूं कि किसी लीडर ने काम किया है तो वो उसके बाद नेक्स्ट जो है, उसके बाद एजाज आलम अगस्टीन साहब ने इस काम पे कोशिश की है जहां तक वो कर सकते थे। इससे ज्यादा उनके बस में नहीं था। अगर होता तो वो आपको 5% क्या 10% दिलवाते। कौन बातें कैसी करता है, कितनी चिकनी चुपड़ी बातें हैं, कितनी मजे की तकरीर है। हमें इससे गर्ज नहीं, हमें ये है कि अल्टीमेटली कौम को रिजल्ट क्या दिया है जी। तो रिजल्ट, जब बात रिजल्ट की आती है तो ये 2 लीडर हैं जिनका नाम जो है वो वाकई सामने नहीं, इनका तो आ गया काम होने की वजह से। तो मैं तो पीछे देखता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि अब जो काम करेगा वो लीडर है। तो जिसका काम हुआ नहीं, वो कहते हैं ना पत्थर को तोड़ने के लिए अगर 100 हैमर मारे तो 99 हैमर्स का नाम नहीं होता, वो आखिरी नहीं। ये 99 में इसमें दरार डाली हुई थी। हाँ जी, जो पीछे काम हुए थे वो सारे हुए और ये उस लीडर की किस्मत में आया कि ये क्रेडिट उसको जाना था जी। अच्छा, मैं चूँकि प्रोग्राम के इख्ताम की तरफ आ रहे हैं, हम एक प्रोग्राम चलना था PTV पर लाइव जो कि एक मुश्तरका इबादत थी तमाम मसीही लीडरान की, और जो कि PTV पर लाइव चलनी थी। और आपने कहा कि गुड फ्राइडे की इबादत PTV पर लाइव चलना थी, मगर कोरोना पॉलिसियों की वजह से ऐसा ना हो सका। मसीह भाई से ना का मसला ना बनाए, कौन सी कोरोना पॉलिसी थी कि लाइव नहीं चल सका? क्या लाइव ट्रांसमिशन जाने के लिए भी उस ट्रांसमिशन को मारने थे, क्या पॉलिसी थी? जी, बड़ा हार्ड क्वेश्चन है आपका ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इस पे दिल दुखे थे। और मैं अगर किसी के फेवर की बात करूँगा तो वो खुश हो जाएगा। थोड़ा सा गेस करता हूँ तो पहले लोग एकदम कि ये पता नहीं एंटी क्रिश्चियन है। मसला सिर्फ ये कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है ना, वो मसाजिद के लिए, चर्चेज़ के लिए, मंदिरों के लिए एक ही होती है जी, ठीक है। ये एक अलग बात है कि कोई फेवर दे जाता है, कोई फेवर दे जाए, वो एक अलग बात है। कानून से हट के कोई फेवर दे जाए तो उसमें मैं नहीं बात कर, लेकिन कानून साजी की बात कर रहा हूँ।
कानून साजी में ये है कि मजहबी अबातें या जो भी लीडर्स हैं इनकी लाइव आपने नहीं चलानी है। अगर ये एक पर्सनल जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है, अगर वो लाइव चलाएंगे कोई एक वर्ड भी, सुन ले पहले बात है, अच्छा, अगर एक वर्ड भी कोई ऐसा निकल जाता है जो वो अपने मजहब में रहते हुए ठीक कर रहा है लेकिन दूसरे मजहब के लिए वो जो है ना परेशानी का बायस बन जाए, तो ये आपका एक टकराव शुरू होगा, तसादम हो सकता है। ये है बेस इस बात की। अब जब वो ये एक लॉजिकल बात है जो वाकई समझ, हकीकत ये थी और मैंने उसको कोरोना की शक्ल दे दी, क्योंकि मैं इस बात को ऐसे करना नहीं चाहता था। ये है असल बात, ये बात है आपने चूंकि ये आप इस बात को करना था चाहते, आपने कवरिंग पॉइंट में इसको ये लिख दिया कि कोरोना पॉलिसीज लिख दिया मैंने, जनाब बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसको आपने एलेबोरेट भी किया है। आखिरी सवाल मैं करूँगा, बल्कि आखिरी ये 2 सवाल छोटे छोटे सवाल हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। तमसीलों में बड़ी बात करते हैं आप अपने सोशल मीडिया पर, मिसाल के तौर पर कभी आपने इस तरह से बात कर दी कि कोई शेर इस तरह से लिख दिया या कोई बात इस तरह से लिख दिया कि पाकिस्तान के 99% वकील जो हैं वो सच ही बोलते हैं और ईमानदार भी हैं। तो जो बात लिखी जा रही है, जो नज़र आ रही होती है, वो वैसी नहीं होती और वो बैकग्राउंड पे कुछ और ही मुनक्कस हो रहा होता है। आप अक्सर ऐसी बातों को जो है ना बड़े अंदाज में लिखते हैं, तो क्या एलेबोरेट करेंगे कि ये बात आपने क्यों लिखी? सबसे पहली बात है ये कि तमसीलों की बात मैंने जिसका फॉलोअर हूँ खुदावंद यीशु मसीह ने ये की है, ठीक है। हिकमत अमली को इस्तेमाल आपने करना है। अगर मैं किसी को कह देता हूँ कि यार आप बहुत बुरे हो या उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता हूँ, तो सीधी सीधी बात है कि वो अदालत में चैलेंज करेगा और मेरे गले में बंदा दिलवा देगा या मुझे कड़ियाँ लगवाएगा, या क्योंकि मुझे बात उस तरीके से लिखनी है कि दूसरे बंदे को तकलीफ ना, एक दो बाय नेम ना हो, ठीक है। दूसरा मैंने इसमें ये लिखा है जी 99% पर आपको कोई ट्रैप भी ना कर सके, नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता। अब मेरा चैलेंज है पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैंने लिखा है कि 99% वकील जो है ना वो सच्चे हैं, ठीक है, और ईमानदार हैं, ठीक है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जी। अब जो इसको उल्टा पड़ता है वो जाने और वकील जाने, मैंने तो उनको इज्जत दी है। अच्छा, सही बातों को जोड़िएगा। लोग आपको कहते हैं ये बहुत ही जो है वो मुंह फट बंदा है, ये बातें सीधी सीधी लिख देता है, ये भी कर देता है, बदतमीजी भी करता है, फलां भी कर देता है, बहुत सारी शिकायत भी मिलती हैं। लेकिन इसके पीछे एक सॉफ्ट हार्ट भी है, सॉफ्ट काम है, वो ये कि आप गरीब बच्चों की जो है, ठीक है, बड़ी मदद करते हैं एजुकेशनल हवाले से, ठीक है। मैं ये भी नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ज़ाहिर नज़ीर साहब जो गरीब स्टूडेंट हैं जो अपनी फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत इसके लिए काम कर रहे हैं और आगे करने को भी हैं। ज़रा थोड़ा सा इसके मतलब भी सिर्फ 1 मिनट में बताइएगा प्लीज़। जी देखिए, मेरा शुरू से ये रहेगा जिस काम को सब लोग कर रहे हैं और वो हो रहा है तो मैं उस काम को नहीं करता, क्योंकि वो हो रहा है तो उसमें जाके मैं वक्त ज़ाया करूँगा। मेरी कोशिश होती है सबसे पहले ये फोकस करना कि कौन सा काम मेरी कौम के लिए बेहतर है और ये नहीं हो रहा। उसमें पीछे हमने बड़ी बात कर ली है कि कौम की तालीम का मामला ये रुका हुआ है। ये जितनी भी कामयाबियाँ हैं, इसराइल आपके सामने है, दुनिया के अंदर हुकूमत कर रहा है, थोड़े हैं, अगर हम मसीही थोड़े हैं यहाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हमने तालीम के निज़ाम को ही लेके चलना है। तो मैं अब अपने बच्चे मेरे पढ़ गए हैं, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, अब इस उम्र अब मैं क्या कहूँ, रोटी खाऊँ और सो जाऊँ। मैंने फोकस कर लिया है कि मुझे अपनी कौम के लिए तालीम को ही तरजीह देनी है, इसी से ये बाहर निकलेगी। जब यहाँ पे मिशनरी आए हैं उन्होंने भी आके यही काम किया। आज मैं आप जो नज़र आ रहे कहाँ से निकले, हम जितने भी इन इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं। और इसके अलावा और मेरी पास्टर अनवर फजल साहब से जब भी मीटिंग हुई है, ठीक है, मेरी एक ही बात है कि तालीम के लिए क्या करना है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हामी भरी है इस पर। हम बहुत जल्द एक बड़े लेवल पे ये एक प्रोग्राम पेश कर रहे हैं कि हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, गरीब हैं और अच्छे मार्क्स लेके पास होते हैं, ठीक है, ये 2 टाइप का प्रोग्राम शुरू करेंगे। एक जगह पे हम कर्ज देने की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि हम उन स्टूडेंट्स को कर्ज दें और वो इस्तेमाल करके जब वापस करें तो हम दूसरे स्टूडेंट्स को दो, तो जो बिल्कुल नॉन अफोर्डिंग है उनकी मदद भी की जाए। यहाँ पे एक खट्टा सवाल है, ठीक है, क्योंकि खट्टी मीठी बातें होती हैं। अब बहुत सारे लोग बाज़ का ऐसी बातें भी करते हैं कि ज़ाहिद अजीज़ साहब इसलिए बहुत ज़्यादा बाज़ का कंट्रोवर्सी उल्टी बातें भी लिख देते और कर जाते हैं क्योंकि कुछ फैमिली अमेरिका शिफ्ट है तो इन्होंने भी कल को बाहर भागना है, साइलम लेना है। उनके लिए आपका क्या जवाब है? देखिए जी, मैंने
साइलम लेने की जो बात है वो मेरा एज ही गुजर गई है, ठीक है। मेरे बच्चों का अब 4 साल वहाँ पे हो गया, नेशनलिटी उनकी हो गई है, उन्होंने अप्लाई बल्कि कर दिया हुआ है ये कोरोना की वजह से कि मुझे जाना है, तो मुझे अपने बच्चों ने अपनी फैमिली उनका फैमिली हेड होने की हैसियत पे बुलाना है और मुझे नेशनलिटी मिलनी है वहाँ पे। ये जिसके दिमाग में है, ये लातदाद दफ़ा ये क्वेश्चन आते हैं, मैं क्लियर करता रहा हूँ कि मेरा ऐसा कोई। दूसरी बात मैंने बच्चों को भी कह दिया हुआ है और मैंने अपने प्रोग्राम्स में कहा है कि मेरी कब्र पाकिस्तान में बनेगी, मैं आता जाता रहूँगा, मुझे वहाँ नहीं रहना, ठीक है। मुझे अपनी कौम के साथ मरना है, मुझे अपनी कौम के साथ ही ज़िंदा रहना है। क्या बात है, आप जैसा जज्बा जी, खुदा सबको अता करे। आखिरी बात के साथ इस प्रोग्राम को हम ख़त्म करेंगे कि पास्टर हजरात को आपसे बड़ी शिकायत है कि आप बरखिलाफ़ जो है वो लिखते हैं, तो आपको जवाब इसका एक बड़े ट्रैक में देना है, क्योंकि अगर शायद वो ट्रैक से हट के जवाब हुआ तो उसको मैं इस प्रोग्राम पे भी ना चला सकूँ। बिल्कुल ये बात भी मेरी रिकॉर्ड की जाए, चलाई भी जाए, तो क्या आप जो है वो कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात यह है कि मेरी फैमिली में मेरे वालिद जो थे वो कैथलिक थे, मेरी वालदा प्रोटेस्टेंट थी। मैंने गालबन मैट्रिक तक अपने गांव में था, मैट्रिक तक जितनी भी एज होती है उसमें 6 साल पहले निकालने छोटा होता है, 10 साल तक तो मैंने 2 चर्च अटेंड किए। हर ईद पे हर जगह पे उस चर्च जाना, फिर माँ ने उठाना दूसरे चर्च ले जाना, दोनों चर्च अटेंड किए, ठीक है। मेरे लिए ये कोई डिफरेंस नहीं है कि कौन सा चर्च, मैंने हकीकत को जानने की, मैं पैदाइशी तौर पे थोड़ा सा फीलिंग इस तरह से लेता आ रहा हूँ। अब मेरी जो इस वक्त बात होती है कि वो ये है कि मैंने महसूस किया है कि चर्च डिवाइड कर रहा है, पहले मैं बात कर चुका हूँ। तो मैं जिन पास्टर्स पे लिखता हूँ उनका नाम तो मैं नहीं डालता, लेकिन मेरे पास एक लिस्ट उनकी मौजूद है। मैं नाम नेहाद पादरियों को लिखता हूँ, जितने पास्टर्स हैं, फादर्स हैं, सिस्टर हैं, जो भी मजहबी लीडर, मैं बहुत इज्जत उनकी करता हूँ। जो मुझे मिलते हैं वो जानते हैं इस बात को। आप बताएं कि जो इस मजहब के ऊपर दबा हैं लोग, जो गलत काम करके अल्टर पे खड़े होते हैं, क्या उनको तनकीद ना की जाए? जी, यही जो ऑब्जेक्शन मेरी पोस्ट है सिर्फ और सिर्फ नाम नेहाद पादरियों के लिए है। सोशल मीडिया पर जो है वो ये पोस्ट जो है वो गलत जो है वो रुख जो है वो अख्तियार कर लेती हैं और दूसरे लोग या दूसरी कौमें जो है वो इसका भरपूर फ़ायदा भी उठा रही होती हैं। तो ये मामला है जिसकी वजह से लोग खिलाफ हैं कि आपको सोशल मीडिया पर ऐसी बातों को नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी जगह आप जो है वो कोई कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वहाँ पर बुला के ऐसी बातें कर सकती हैं। तो क्या कहना चाहिए? चलिए जी, मैं ये कहता हूँ कि जिनको एतराज़ है वो कॉन्फ्रेंस अरेंज करें, मैं वहाँ आके बात कर लूँगा, मैं जी छोड़ दूँगा। अगर वो अरेंजमेंट करके मुझे नहीं वहाँ बुलाते, मुझे मौका नहीं देते, तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं ये कॉन्फ्रेंस कर करके ये काम नहीं कर सकता। मेरे लिए ये बड़ा सस्ता है, सुबह उठूँ और गलत को गलत और ठीक को ठीक कहूँ। अच्छा, ये भी ऑब्जेक्शन है कि एक ही फ़िरके को आप टारगेट बनाते हैं, सारे फ़िरकों को टारगेट नहीं बनाते। कौन कौन से फ़िरके हमारे? 2 ही है मेरे ख्याल में। कैथलिक्स क्या है? कैथलिक्स की मैंने कोई पोस्ट 1-2 दफ़ा लगाई हैं, बाकियों को तो मैं कभी बाय नेम नहीं लिखाया कि ये फादर जो हमारे यहाँ के, इनको मैंने बाय नेम लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी, उसमें इशू ये हुआ था कि मेरी बेटी ने जाना था अमेरिका जी। मैंने इनको बाबू साहब को मैंने नाम दिया कि जी पकार के लिए जी, पकारें होगी, पैसे दे दिए, जो फीस होती है वो चीज़ वो दे दिया। अब मैंने कहा जी लेटर जारी करो जी, तो फादर साहब ने कहा जी मैं लेटर जारी नहीं करूँगा, निकाह की फ़ीस दो जी। बाबू साहब ने कहा जी कि ये तो नहीं मिल सकता। मैंने कहा जी देखें, ये मेरा राइट है, मैं 25 साल से आपके चर्च का मेंबर हूँ और तमाम जो वाजबात होते हैं जिस तरह से भी मेंबरशिप के हैं, जो भी वो मेरे प्लेयर है, ये मेरा चंदा का कार्ड है जी। आप ये मुझे लेटर क्यों? उन्होंने कहा जी फादर जी का एक कहना कि मैं फ़ीस के बगैर मैं नहीं दूंगा। मैंने सोशल मीडिया पे बाय नेम लिखा कि भाई जब मैंने निकाह करवाया ही नहीं यहाँ से, निकाह तो होना अमेरिका के अंदर जी, तो मैं आपको फ़ीस किस बात की दूँ? इस बात का कैथलिक चर्च जो है वो जवाब दे। और मेरा ख्याल है कि जितना मैंने लिखा और जितना इस पर सवाल और जवाब हुए, मैंने कहीं लिहाज नहीं किया किसी का। आखिरी बात, आखिरी कहते मैं 3-4 सवाल पूछ गया, लेकिन आखिरी बात, अगर आप मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स होते तो पहला काम क्या करते हैं? देखिए जी, आपने मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स कहा है, मेरा ख्याल अगर वज़ीर आज़म कहते तो मैं कोई जवाब देता। मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स बेचारे के पास है क्या? उसके पास कौन से इख्तियार आते हैं? जो वो कर रहा है वही मैं कर रहा होता, ठीक है। हाँ, लिहाजा अगर मेरे पास कोई पाकिस्तान लेवल के कोई हेड के इख्तियारात होते, ये तो ख्वाहिश ही है ना, हम हो नहीं सकते, वो कानून में ही नहीं है, हम बन ही नहीं सकते। मैं सबसे पहला ये काम करता कि हर शख्स सुबह 8 बजे ड्यूटी पे हाजिर हो, भले वो सदर हो, सदर पाकिस्तान हो, भले वो एक खाबरूब हो, 8 बजे ड्यूटी पे हाजिर हो। अगर वो कोई शख्स भी 2 घंटे से ज़्यादा, 3 दिन से ज़्यादा लेट आए तो उसकी 25% सैलरी काट दो। इसका फ़ायदा ये होता कि सबसे पहले टीचर टाइम पे जाता,
टीचर टाइम पे जाएगा तो बच्चे स्कूल टाइम पे जाएंगे, लेट जाएंगे, वक्त पे जाएंगे। जिस बच्चे ने सुबह टाइम पे जाना है उसकी माँ लेट उठेगी, सुबह टाइम पे उठेगी। जिस बाप ने उनको छोड़ना है वो सुबह लेट उठेगा। ये मैं कहता 24 घंटों के अंदर आपका ये निज़ाम ठीक हो जाता। ये जो रात को हम इतनी लाइटें जलाते हैं और टाइम का एक दूसरे का वेट करते हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती। 10 साल के बाद एक नई पुश्त आती जो घड़ी बांध के एक दूसरे से लड़ रही होती कि भाई आप 5 मिनट लेट हो। और आज से अगर इसको शुरू कर वक्त की पाबंदी की है और आज आप 24 घंटे में आप ये ऑर्डर कर लें, इंप्लीमेंट करें, आप यूरोप के बराबर में खड़े हो जाएंगे। आमीन आमीन। नाज़रीन, आप प्रोग्राम आमने सामने में जनाब ज़ाहिर नज़ीर भट्टी की खूबसूरत खट्टी और मीठी बातों को सुन रहे थे। बहुत सारे सवालात आपके भी जहन में जन्म ले रहे हैं। अगर कोई भी आपके जहन में सवाल है तो ज़रूर editor@izhaq.news पर अपने सवालात को भेजें। और इसके साथ साथ जो है वो इजहाक न्यूज़ का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ये प्रोग्राम अगर आप टीवी पर, आज टेलीविज़न पर नहीं देख पाए तो आप ज़रूर यूट्यूब पर उसको देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप जो है वो इजहाक न्यूज़ का जो सोशल मीडिया का फेसबुक पेज है जहाँ से तमाम न्यूज़ पब्लिश होती हैं, प्रिंटेड भी आपको मिलती हैं, अखबारात भी मिलती हैं, लेकिन ऑनलाइन न्यूज़ के लिए आपको इजहाक न्यूज़ का जो सोशल मीडिया का पेज है आप उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती जाएँ। इसी तरह से नाज़रीन, जल्द अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ और बहुत सारे दूसरे कौमी मामलात और सवालात के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज के मेहमान ज़ाहिर नज़ीर भट्टी और एंकर पर्सन पासिन मुस्लिम को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।